Good morning and welcome to 11th history. In the last class, we had studied about Mesopotamia and its geography. Now, today we will start with the significance of urbanization. Urbanization means शहरीकरण यानी कि शहरों का बसना और उनकी इम्पोर्टेंस क्यों थी, जो शहर बस गए थे, वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट for the people. So let us start. Cities and towns are not just places with large populations. It is when an economy develops in a sphere other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in towns. Urban economies comprise, besides food production, trade, manufactures and services. City people thus cease to be self-sufficient and depend on the products or services of others. There is continuous interaction among them. For instance, the carver of a stone seal requires bronze tools that he himself cannot make, and colored stones for the seals that he does not know where to get. His specialization is fine carving, not trading. The bronze toolmaker does not himself go out to get the metals, copper and tin. Besides, he needs regular supplies of charcoal for fuel. The division of labor is a mark of urban life. So, we see here that the significance of urbanization क्यों है, क्योंकि खाली फूड प्रोडक्शन के लिए ही नहीं है कि भाई वहाँ पे खाना ही अवेलेबल हो जाता है, या तो एक जगह लोग इतनी बड़ी तादाद में रहने लग जाते हैं और उसको शहर बोलने जाने लग जाते हैं। वहाँ पे और भी कई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं और लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई कार्वर है, कार्वर मीन्स कोई कारीगर है और उसको अगर सील बनानी है तो वो सील बनाने के लिए उसके पास सारे मटेरियल तो नहीं होगा, वो भी कहीं से लाएगा, किसी दूसरी जगहों से मटेरियल लेकर के आएगा, या उसके पास मटेरियल सप्लाई होगा। क्योंकि सील बनाने के लिए अगर अपन आज के टाइम सील देखते हैं, अगर आपने प्रिंसिपल सर की सील देखी होगी तो पीछे एक वुड होती है, वुड के आगे एक रबर होता है, रबर के ऊपर कार्विंग होती है। तो अब वुड और रबर कार्वर कहाँ से लाएगा, जहाँ या तो उसको सप्लाई होगा या वो आसपास के एरिया से लेकर के आएगा। बट सिटी लाइफ के अंदर क्या होता है, अर्बनाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो सप्लाई हो जाता है। फॉर जैसे कि द कार्वर स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज टूल्स। अब स्टोन के ऊपर उसको सील बनानी है तो उसको ब्रॉन्ज के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक। और वो ब्रॉन्ज के टूल्स वो खुद नहीं बना सकता क्योंकि वो उसमें परफेक्ट नहीं है ब्रॉन्ज के टूल्स बनाने में। वो परफेक्ट किस में है, स्टोन के ऊपर कार्विंग करना है। एंड कलर्ड स्टोन्स फॉर द सील्स दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गो। और सील्स के लिए कलर्ड स्टोन्स जो कि उसको पता नहीं है कि भाई मेरे को कहाँ से मिलेंगे या वो कहाँ से आएंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या है, शहर के अंदर सप्लाई हो जाती है और वो वहाँ से उन चीज़ों को ले सकता है और अपने काम को वो पूरा कर सकता है। तो ये एक मेन सिग्निफिकेंस है अर्बनाइजेशन का। और द ब्रॉन्ज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स। अब ब्रॉन्ज टूल मेकर है तो वो मेटल लेने के लिए बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, कॉपर और टिन। बिसाइड्स ही नीड्स रेगुलर सप्लाईज। उसके बल्कि वो बाहर नहीं जाएगा, क्यों, उसको क्या मालूम है कि भाई ब्रॉन्ज का मिलेगा, कॉपर का मिलेगा और टिन का मिलेगा। तो वो क्या कर किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेगुलर सप्लाई, कि मेरे पास रेगुलर सप्लाई आती रहे तो जिससे मैं ब्रॉन्ज के टूल्स को बना लूँ। और वो ब्रॉन्ज के टूल्स को बनाएगा और टूल्स कौन यूज़ करेगा, जो कार्वर है वो स्टोन टूल्स को यूज़ करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है अर्बनाइजेशन का। फर्दर देयर मस्ट बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। और आगे
फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स। तो अगर अपन आके देखते हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि फ्यूल, मेटल और तरह तरह के स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, शहर में आती हैं। शहर के अंदर जो भी मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए ये जितना भी रॉ मटेरियल्स है वो सब कहाँ पे आता है, शहर में आता है। दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज़ नीडेड, और इसीलिए एक ऑर्गेनाइज्ड व्यापार यानी कि ढंग से ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है और स्टोरेज होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपने जो सामान बनाया है उसको स्टोर करने के लिए भी स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। There are deliveries of grains and other food items from the village to the city, and food supplies need to be stored and distributed. ना अब डिलीवरी भी होती है। अब जैसे अपना शहर के अंदर है तो शहर के अंदर माल कहाँ से आता है, गांव से आता है, जैसे अनाज हो गया या और दूसरी ग्रेन्स होगी। अब दुकानदार क्या करते हैं, इनको परचेज़ कर लेते हैं। अब परचेज़ कर लेते हैं तो अब जब उन्होंने इसको परचेज़ किया तो फिर इसको रखने के लिए भी क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, जिसको कि स्टोर हाउस बोलते हैं। स्टोर्स होने चाहिए जाके वो इसको रख सकें सेफली और इसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें या जो भी लेना आता है उसको सेल कर सकें। Besides, many different activities have to be coordinated. There must be not only stones but also bronze tools and pots available for seal cutters. और seal cutters के लिए तो खाली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, मस्ट ओनली ब्रॉन्ज टूल्स एंड पॉट्स अवेलेबल फॉर सील कटर्स। सील कटर्स के लिए तो ब्रॉन्ज टूल्स और पॉट्स भी अवेलेबल होते थे और कई तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी। आज भी अपन अपने शहरों के अंदर देखते हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कई तरह की एक्टिविटीज़ अपने सिटीज़ के अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, चलती रहती है। Obviously, in such a system, some people give commands that others obey, and urban economies often require the keeping of written records. और ये तो ऑब्वियसली है कि अपन जब आप भी जाते हैं मार्केट में, मैं भी जाता हूँ मार्केट के अंदर, तो अपन ये चीज़ देखते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्तियों को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है काम करने के लिए, या वो दूसरों से काम करवाता है, या उसके लेबर्स होते हैं, लेबर्स को वो ऑर्डर्स देता है कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। तो ये सब सारी चीज़ें अपन देखते हैं। और जो अर्बन इकोनॉमी होती है, जो शहर की इकोनॉमीज़ होती है, उसके अंदर ज़्यादातर क्या रखे जाते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना माल आया, कितना माल सेल आउट हुआ, कितना माल मेरे पास स्टॉक में है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्ड में रखी जाती है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है अर्बनाइजेशन का, जो यानी कि वहाँ से जब शहरीकरण स्टार्ट हुआ था इन द वेरी बिगनिंग फ्रॉम मेसोपोटामिया। क्लियर, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। नाउ one important thing, the earliest cities in Mesopotamia date back to the time age of common approximately 3000 BCE. Bronze is an alloy of copper and tin. तो bronze किसका alloy है? Copper और tin का. Using bronze meant procuring these metals often from great distances. Metal tools were necessary for accurate carpentry, drilling beads, carving stone seals, cutting shell for inlaid furniture, etc. So bronze tools क्या थे उस समय के अंदर, हर चीज़ के लिए ज़रूरी थे। फॉर जैसे कि एक्यूरेट कारपेंट्री के लिए, यानी कि आपकी कारपेंट्री जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके लिए टूल्स की ज़रूरत। ड्रिलिंग बीट्स यानी कि छेद करने के लिए, ड्रिल करने के लिए। कार्विंग स्टोन सील्स को कार्व करने के लिए। कटिंग शेल्स को काटने के लिए, शंख को काटने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या था, ब्रॉन्ज टूल्स उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है? कॉपर और टिन का अलॉय होता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। अब
आपने देखा है अपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हीट है, अनाज है, वो कहाँ होता है? एग्रीकल्चर कहाँ होती है? गांव में होती है। तो वो गांव से शहरों में किसके थ्रू लाया जाता है? आज अपने पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, अपन बोल सकते हैं ट्रेन्स के थ्रू आता है, या बसेस के थ्रू आता है, या जीप्स के थ्रू आता है, या ट्रैक्टर्स के ऊपर आता है। तो आता कहाँ से? विलेजेस से। तो गुड्स इनटू सिटीज़, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। गुड्स का मतलब है सामान। यहाँ पे सामान किस तरह से शहरों में आता था? However rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. अगर अपन देखें तो मेसोपोटामिया के अंदर जो फूड रिसोर्सेज थी वो तो बहुत रिच थी, बट मिनरल रिसोर्सेज क्या थी? बहुत लेस थी। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन्स फॉर टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स। और साउथ का जो मोस्ट पार्ट था उसमें टूल्स की, स्टोन को कार्विंग करने के लिए टूल्स की कमी थी, सील्स की और ज्वेल्स की। द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट व्हील्स और बोट्स, एंड देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट। और जो इराकी डेट पाम है, जहाँ पे इराकी जो डेट पाम, जो पेड़ लगते हैं डेट पाम पे, उसकी जो लकड़ी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। काय के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है? कार्ट्स बनाने के लिए, बैलगाड़ी के ऊपर जो कार्ट्स होते हैं कार्ट बनाने के लिए, कार्ट के व्हील्स बनाने के लिए और नाव बनाने के लिए। एंड देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स। और जब वहाँ पे मिनरल्स ही नहीं है तो कोई मेटल नहीं है टूल्स बनाने के लिए। या वेसल्स मीन्स जो समुद्र के अंदर जो बोट्स चलती हैं, या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए उनके पास मिनरल्स की कमी थी, तो वो लोग क्या था इसको नहीं बना पा रहे थे, या वो नहीं बना पाते थे। क्यों? क्योंकि एक तो लकड़ी अच्छी नहीं थी, दूसरा टूल्स की कमी थी। तो मिनरल्स होंगे तो टूल्स बनेंगे, और अगर लकड़ी अच्छी होगी तो कार्ट और कार्ट व्हील बनेंगे, बट दोनों ही नहीं थे। एंड देयर वाज नो मेटल, सो वी कैन surmise that the ancient Mesopotamians could have traded their abundant textiles and agriculture produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from Turkey and Iran or across the Gulf। तो अपन इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सब चीज़ों को लाने के लिए, जैसे कि वुड होगी, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड या शेल या दूसरे स्टोन्स, टर्की, ईरान और क्रॉस द गल्फ़ यानी कि गल्फ़ के एरिया से लाने के लिए ये लोग क्या करते होंगे? ये अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को क्या करते होंगे? एक्सचेंज करते होंगे उनसे, ताकि ये उनको अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे और उनके बदले में उनको ये सारी चीज़ें मिल जाए। दीज later regions and mineral resources but much less scope for agriculture. Regular exchanges possible only when there was a social organization। और रेगुलर एक्सचेंजेस कब पॉसिबल हो पाते थे? जब वहाँ पे कोई ऐसा सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक्सचेंज करने के लिए मदद कर सके। क्लियर? एनी क्वेश्चन? Okay, we will continue in the next class.